तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको अगर आप आ गए हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से ऐसी चीज़ के यहाँ पर बताएंगे कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी समझ पाएंगे कि आखिरकार आपके मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को सलूशन करना है, वो सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और सामाजिक विज्ञान 825 सी आपका मॉडल पेपर है, इसका पूरा सलूशन आपको विद सलूशन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको देखिए क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी कर देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ आपको करना है क्योंकि इसमें आपको पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपके सामने इतनी ज़्यादा आपको इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉपी के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, क्योंकि हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी थोड़ा हम बता दें। तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की आपकी कॉपी है, तो ऐसे ही कॉपी आपकी आने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। और यहाँ पर अनुक्रमांक आपको डालना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में आपको डालना है। विषय सामाजिक विज्ञान, प्रश्न पत्र आपको केवल डालना है, ठीक है ना। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको यहाँ पर 825 CA डाल, इतना आपको भरना है। इसके अलावा आपको परीक्षा का दिन, तिथि और पाली केंद्र का नाम, यहाँ तक तो आपको भरना है, लेकिन इसके नीचे आपको बिल्कुल कुछ नहीं भरना है, क्योंकि वहाँ पर कक्ष निरीक्षक का काम होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपका 2023 में जो पेपर हुआ है अभी जो बच्चों का, उसमें कुछ पैटर्न में चेंजेस हुआ है। मतलब शुरू में आपको 20 प्रश्न आपको किससे मिलेंगे, बहुविकल्पी मिलेंगे। पहले क्या होता था कि आपको 5-5 क्वेश्चन या 6-6 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट्स में से मिलते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। तीनों का मतलब इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ठीक है ना। मतलब अब इसमें आपको क्या कर दिया गया है कि आपको 6 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन शुरू में ही आपको दे दिए जाएंगे, जो कि आपको किस में करना होगा, OMR सीट पर करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो जर्मनी का जो मुख्य एकीकरण था उसकी मुख्य भूमिका किसमें, उसमें जो मुख्य भूमिका थी किसकी थी, तो ऑटो वान बिस्मार्क थी। किसकी थी, ऑटो वान बिस्मार्क की थी, ठीक है ना। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। कब हुई थी, 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो फ्रांस से हुआ। कब से हुआ, फ्रांस से हुआ, ठीक है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, 1929 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1929 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो संघीय सूची का विषय है, तो कौन सा है, रक्षा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, तो राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, 2 कारण आपको बताना है। क्या, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, आपको कारण बताना है। तो संचार प्रक्रिया से लोगों में सूचनाओं का तीव्रगामी आदान प्रदान करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर उत्पादों का निर्माण और निर्यात करती हैं, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित राजनीति करना। दूसरा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर कर राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति और वोटों का ध्रुवीकरण, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण बताइए। तो पारदर्शिता से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता है। पारदर्शी कार्यप्रणाली से लोग भ्रष्ट आचरण करने से डरते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा, किसके द्वारा? अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के 3 प्रकार की गतियों अथवा प्रवाहों का उल्लेख किया गया है। इन तीनों प्रकार के प्रवाहों की विशेषता यह थी कि ये तीनों एक दूसरे से संबंध थे, साथ ही लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि इन प्रभावों के बीच संबंध टूट जाते थे। उदाहरण स्वरूप वस्तुओं अथवा पूंजी के आने की तुलना में श्रमिकों पर सामान्यतः अधिक शर्तें और बंधन लगा दिए जाते थे। इन प्रभावों का उल्लेख इस प्रकार है। ठीक है ना, पहला व्यापार का प्रवाह, मतलब पहला प्रवाह व्यापार का होता है। पहला प्रवाह क्या होता है? व्यापार का होता है। 19वीं शताब्दी में यह प्रवाह मुख्य रूप से वस्तुओं, कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित है। ठीक है ना। श्रम का प्रवाह, किसका? श्रम का प्रवाह। ठीक है ना। तो दूसरा प्रवाह श्रम का प्रवाह कहलाता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। ठीक है ना। पूंजी का प्रवाह, तो तीसरा प्रवाह पूंजी का प्रवाह कहलाता है। इस प्रवाह के अंतर्गत पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में, ठीक है ना, बाहर के देशों में। अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। किसका? लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों में से इसे समझा जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। क्या? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है ना। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में, क्या ध्यान दीजिएगा, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। किसमें? सभी लोकतांत्रिक देशों में यानी चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। जो सभी दल हैं स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ठीक। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा के पर्याप्त अपने पद बने रहते हैं। ठीक है ना। कानूनों पर खुली चर्चा की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे, वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। ठीक है ना। सूचना का अधिकार की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। ठीक है ना। जो यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर की बात करेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बताया? 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बताया? इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्णों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक कर और उसके उत्पादन पर सरकारी साझेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे
महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि 11 मार्च तक इन मांगों में नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी ने टोली में 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इस सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्ण अंग्रेजी की अवज्ञा करें। 16 अप्रैल को यानी 6 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, यह कानून का उल्लंघन था। हजारों लोग ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानें, पिकेटिंग हालों में लगी किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने में इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। सरकार ने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कर लिया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आर्थिक असमानता को बढ़ा हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर लोग आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती जा रही है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को काम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाती हैं। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोने नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने के तत्पर नहीं आज पड़ती जिसमें कि हम उसमें उम्मीद करते हैं कि अनेक गरीब देशों जो हमारे अनेक गरीब देश हैं वे लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। ठीक है ना। अब हम भूगोल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास में। कहां पर? मद्रास में हुआ। वह स्थान जहां से 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो महामदा के पास स्थित साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक। ठीक है ना। अगला देखेंगे। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में घटना घटी। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक है ना। वह स्थान जहां 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है ना। तो कौन सा स्थान था? 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन से प्रदेश के साड़ीदार खेती की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन से प्रदेश में? उत्तराखंड में। ठीक है ना। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास, चूना, फास्फोरस सभी को। ठीक है ना। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो कोयला से है, कोयला खनिज से है। ठीक है ना। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों में ऋण प्राप्त करते हैं? तो 90% लोग। ठीक है ना। चलिए संख्या नंबर 20 की बात करेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है ना। 21 की बात करेंगे। भूमि निम्नीकरण क्या है? तो पेड़ पौधे तथा फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषण तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे। खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो खनिज ईंधन ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। ठीक है ना। अगला देखेंगे। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? तो उपभोक्ता इंटरनेशनल विश्व भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है और इसका प्रधान कार्यालय लंदन में है। ठीक है ना। भारतीय कृषि का कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता ध्यान दीजिएगा, प्रकृति पर निर्भरता। पहली विशेषता मतलब बारिश होती है तभी आपके धान लगते हैं। ठीक है ना। तो पहला नंबर प्रकृति पर निर्भरता। कृषि की निम्न उत्पादकता, मतलब कि जो कृषि है उसकी बहुत ही कम क्या होती है? उत्पादकता होती है।
खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, जो खाने वाले फसलें हैं उनकी प्रमुखता होती है, ठीक है ना। भारत में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ने से कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएंगे। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 उपकरणों की विवेचना कीजिए। किन्हीं 3 मिट्टी की, यहाँ पर देखिए मिट्टी की विवेचना करना है आपको। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। लाल और पीली मृदा, तो इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीली भी होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी और छोर पर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए वन मृदा की बात करेंगे। ये मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा, जल, वन, ठीक है ना, आदि में उपलब्ध है। इन मृदाओं में गठन में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय को हिमाच्छित क्षेत्रों में इन मृदा का बहुत अपरदन होता है। लेटराइट मृदा की बात करेंगे तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा में से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। तो संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर निम्नलिखित है। तो ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इनमें सरकारी विनियमों का पालन किया जाता है, इसमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो 28 नंबर की बात करेंगे तो सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। एस की किसी एक खान की नाम लिखिए। कोझिकोड। तापीय ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। बोकारो, ठीक है ना। आगे देखेंगे, महानदी किस महासागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो पारादीप का जगन्नाथ मंदिर से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।